Hello, 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 दोस्तों. Welcome to Jutcast वार्तालाप. This is a podcast by Abhinav and Sachin, talking सचिन about topics from either history or politics or कुछ भी फिलोसफी literature, एनीथिंग anything. So हम हाजिर हैं अपने first part के साथ. This is about Cuban Revolution and its aftermath. एज अ कंट्री और एज अ पर्सन व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम इट या क्या-क्या चीज़ें हमें ऐसी रियलाइज़ हुई कि जो बेटर थी या बेटर नहीं रही है वहाँ पे। प्रोस एंड कॉन्स इन जनरल अगर इन शॉर्ट में बोला जाए तो दैट्स वील डिस्कस टुडे। सो ये स्टार्ट होता है क्यूबा में। बंदा था जिसका नाम था बटिस्टा बोलूँगा मैं क्योंकि बटिस्टा नाम मुझे बहुत पसंद है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में कैरेक्टर था डेव बटिस्टा। सो दैट्स द रीज़न। तो बैक टू द क्यूबन रेवोल्यूशन हम बीच में भटक जाते हैं। तो बटिस्टा जी थे हमारे, एक देश को सँभाल रहे थे, अमेरिका का बड़ा करीबी देश था। इनकी सरकार वहाँ पे मिलिट्री रूल था। लेकिन कहने को मिलिट्री रूल था बट दे वर नॉट बीन गवर्न्ड बाय ओनली द मिलिट्री, मेनली दे वर गवर्न्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट एंड द यूएस मिलिट्री इटसेल्फ। इवन वहाँ पे काफ़ी टाइम तक यूएस मिलिट्री भी रही है। तो जो आज के टाइम में हम हवाना की पिक्चर्स देखते हैं, हवाना में हमें कई काफ़ी पुरानी 60s, 50s की कार्स दिखती हैं जो यूएस की वहाँ पे रह गई हैं, फोर्ड की और कई ब्रांड्स की, जिसको लोग आज भी वहाँ पे एज़ अ प्राइड चलाते हैं। वो सब कार्स तब थी जब वहाँ पे यूएस मिलिट्री के बंदे वहाँ पे थे। तो होता क्या है कि क्यूबन रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे होता है, इन 1800s पीपल रियलाइज़ वहाँ पे कि मिलिट्री रूल और यूएस गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा हो रहा है मिसयूज़ वहाँ पे, क्योंकि क्यूबा भी एक ऑयल रिच कंट्री है अपने आप में, काफ़ी रिसोर्सफुल है कई मामलों में। नॉट जस्ट द ऑयल, दे हैव फ्यू गुड माइन्स देयर, चाहे उनको इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया बट यूएस वाज़ अवेयर ऑफ इट। वो हमेशा से उसको एक ऐसा अपनी छाप भी रखना चाहते थे द वे दे हैड पुर्तो रिको, ठीक है? लेकिन कभी भी वहाँ के लोगों को एक्सेस नहीं था यूएस का। तो लोगों को ये 2 बातों की शिकायत थी कि एक्सेस नहीं है, प्लस दे आर इफ दे आर इन आवर कंट्री, हमारी सरकार उनके उनके हक में काम कर रही है। दे आर लोगों से काम निचोड़कर इट वाज़ ऑलरेडी दैट फाइनेंशियल साइड वाज़ गोइंग टुवर्ड्स द यूएस। इन सब चीज़ों से दुखी होके वहाँ पे कुछ लोग उठते हैं कि आवाज़ उठाते हैं कि भाई नहीं, ये चीज़ गलत है। देश में सबका विकास होना चाहिए, सिर्फ़ जो यूएस के लोग बैठे हैं या सुप्रीम लीडर्स जो बैठे हैं, उनका नहीं होना चाहिए। सबका साथ लेकिन सबका विकास. सबका साथ विकास लेकर वो बंदा आया था, हिज़ नेम वाज़ फिडेल कैस्ट्रो। और स्टोरी जितना मैं अभी बताऊँगा बहुत लोगों को लग सकता है कि फिडेल कैस्ट्रो या चेव गुवेरा, एटलीस्ट चेव गुवेरा बंदे बहुत अच्छे थे, लेकिन काफ़ी कमियाँ थी। मैं उस पे आऊँगा धीरे-धीरे इस पॉइंट्स पे। तो ये बंदे थे हमारे कैस्ट्रो साहब, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भई यार इनकी तो बहुत ज़्यादा ही बकचोदी चल रही है, इनको तो रोकना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। फिर मैंने कहा अच्छा, करो भाई कुछ करो फिर। मैं उस टाइम तो रहूँगा कभी मेक्सिको वगैरह में। तो हमारे फिडेल कैस्ट्रो भाई साहब आए मेक्सिको में, तो इनकी मुलाकात हुई एक बड़े शक्तिशाली गुरिल्ला वॉरफेयर के जाने-माने शख्सियत से, जिनका नाम था चेव गुवेरा, जिनको आज पे हम कई लोग टी-शर्ट्स पे देखते हैं या सर पे बैंडेना बाँधते हैं लोग उनके नाम का भी। बस उन्हें लेकिन पता कई भी नहीं लोगों होता वो कौन है, लेकिन एग्ज़ैक्टली हाँ, वो सोचता है कि कोई बहुत कूल कल्चर है। मतलब चेव गुवेरा का अगर रॉक फोटो स्टार पहली है. से हाथ में गांजा गांजा फूँक ले, कोई रॉकस्टार है। कई लोगों को तो ये नहीं पता होता जिम मॉरिसन का अलग बंदा है, चेव गुवेरा अलग है। नहीं सीरियसली बहुत लोगों नहीं को नहीं नहीं पता होता। कई लोग मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्हें लगता होगा, मैंने पूछा नहीं उनसे, लेकिन मुझे कि बहुत चेव गुवेरा कोई कॉन्फिडेंस है कूल कि बंदा है, उन्हें लगता रॉकस्टार है। होगा. हाँ. हुँ। लेकिन हाँ, अभी आपने एक और वर्ड बोला, गोरिल्ला वॉरफेयर. गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, जैसे जंगल में हमें कभी-कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो, और ये सिर्फ गोरिल्लास के साथ नहीं होता। दे वर दैट दैट ब्रीड इज़ फेमस हाउ दे एक्ट इन देयर वॉरफेयर, बट नॉट ऑल ऑफ द एनिमल, इवन बियर्स आल्सो डू द सेम। तो गोरिल्ला वॉरफेयर ये होता है, आप जगह को घेरो, छिप जाओ, जब कोई आपका शिकार वहाँ पर है, अगर आपको पता है कि आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप सामने से लड़ पाओगे, तो आपको क्या करना चाहिए, सूझ-बूझ का इस्तेमाल। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम जोश में चले गए, अरे आज काट देंगे बंदों को, सामने से गए पिट के आ गए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हो, आपको पता है सही है या अपने हक के लिए लड़ रहे हो और आपको जीतना है, आप जीत चाहे आप जिगर से लड़ो, चाहे दिमाग से, एंड में वही काउंट होगी जो आपकी जीत है। तो गोरिल्ला वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि आप एनिमी को देखो, आप हाइड करो, जैसे ही वो आते हैं तब उन पे साइड पे अटैक शुरू करो धीरे-धीरे, और एकदम भी ना अटैक नहीं करते हैं। वो धीरे-धीरे जैसे कुछ लोगों को डिवाइड करना शुरू कर देंगे। डिवाइड करेंगे, खत्म करेंगे, डिवाइड करेंगे, खत्म करेंगे। जैसे एक 100 किलोमीटर्स का जंगल है, 100 किलोमीटर्स के में बीच के कुछ 50 किलोमीटर्स में वो लोग छिप जाएँगे। लोगों ने जाना शुरू करा, अब जैसे कोई मिलिट्री जा रही है, वो मार्च करती हुई, और मिलिट्री बहुत बड़ी है, तो वो क्या करेंगे, आफ्टर एवरी 100 मीटर्स एक गैप रखेंगे, 100 मीटर्स के गैप में बीच में बंदे उड़ाने लग जाएँगे। ये सब स्ट्रैटेजीज़ होती है गुरिल्ला वॉरफेयर में, मतलब एकदम से अटैक करना। सामने तो से करोगे, भीड़ जैसे ऐसी ऐसी जंगली लाल होते स्ट्रैटेजी हैं। सेंट्रल इंडिया में जो
नक्सल रेवोल्यूशन। शिवाजी, हाँ, हाँ, मराठा वो भी एम्पायर ऐसे भी यूज़ सबसे करते हैं। फेमस है इसके लिए। ओके। हाँ, अगर आपने ये मूवी देखी हो तानाजी, उसमें भी ये चीज़ दिखाई है, जब ये लोग सारे हिल्स के पीछे छिपे होते हैं। तो गुरिल्ला वॉरफेयर एक बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी रही है जो आज के टाइम भी मिलिट्रीज में, डिफेंसेस में पढ़ाई जाती है। तो दिस गाय चैव गुवेरा, ये बहुत हमारे, मैंने देखा होगा कभी इनको, बड़े मस्त आदमी थे, जंगल में पड़े रहते थे, बूटी बूटी फूकते थे हमेशा। लिटरली इनका कोई मतलब जिंदगी जीवन शैली पैसे से कोई मतलब नहीं था। इनको बस मजा आता था कत्लेआम मचाने में, इनको मजा आता था लड़ने में। जहां इनको भनक लग जाए कि मतलब सरकार के साथ कुछ उंगली करनी है, हमारे वगैरह साहब पहुंच जाते थे तो कि आज मतलब हम वो काटेंगे इनको। आइडियोलॉजी के बंदे नहीं थे, वो मर्सेनरी थे। एग्जैक्टली। लेकिन हर कोई ये बात मानता नहीं है, और शायद मेरे को पता नहीं ये पॉडकास्ट में डिस्कशन करना चाहिए या नहीं इस चीज का। मर्सनरी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यस ही वाज, एंड ही वाज अ मर्डरर टू। साउथ अफ्रीका में अगर आप इनके किस्से पढ़ोगे, मैं एकदम इन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एक सेकंड स्टोरी हो जाएगी फिर इनकी बहुत लंबी। इन्होंने काफी ज्यादा ही कत्लेआम मचाए हैं साउथ अफ्रीका में, काफी टाइम ये छुप के भी रहे हैं, कोलंबिया में इन्होंने तबाही मचाई है। फिर फाइनली लास्ट में इनको पकड़ा गया था। काफी स्ट्रेटेजी यूएस की ये हिट लिस्ट में थे, ये इनको पकड़ना है, भी कुछ भी हो। तो खैर, फिडेल कैस्ट्रो जी, हमारे मेक्सिको में मुलाकात होती है इनकी चैव गवेरा से। कोलंबिया कई लोग ये कहते हैं कि इनकी सबसे पहले मुलाकात कोलंबिया में हुई थी, वहां से प्लानिंग वगैरह करने के लिए ये लोग मेक्सिको गए थे। फिर एक टाइम ये आया जब बटिस्टा को खुद रियलाइज होने लगा कि पावर इतनी ज्यादा है उसके पास, तो वो क्यों सिर्फ यूएस को ही सपोर्ट करेगा। तो धीरे धीरे वो यूएस से कट करने लगे थे चीजें। अभी से बटिस्टा की बात हो रही है। लोगों के साथ उसका व्यवहार, काम निचोड़ना वैसी का वैसी चलता रहा, लेकिन ही वॉज ट्राइंग टू गेट अ लेवरेज टुवर्ड्स हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट फ्रॉम द यूएस। कि अगर उसने उसका कुछ फेवर टाइम कभी करा, ख़त्म हो जाए तो उसके पास वो कोई खुद बैकअप खुद प्लान सेल्फ है, सस्टेन प्लान होना बी। चाहता था। ओके। एग्जैक्टली। फिर क्या होता है कुछ टाइम बाद कि ही रियलाइज कि विदाउट यूएस सपोर्ट कि वो नहीं कर पाएगा। तो समवेयर इन द टाइम ऑफ 1940s फिर से यूएस का डोमिनेंस बढ़ गया। और वो एक टाइम था जब इस टाइम यूएस सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग था क्यूबा में। 45 के आसपास शुरू हुआ था, अप टिल रेवोल्यूशन से पहले 50s 55 तक बहुत ज्यादा इनकी छावनियां, यूएस मिलिट्री ऑलमोस्ट सदर्न रीजन क्यूबा के जो सो पहले नहीं दिस गए थे, इज जहाँ दिस पे तो दिस इज ग्वांटन ऑल हैपनिंग इन पैरेलल टू वर्ल्ड वॉर टू। इन पैरेलल टू वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो पहले जब ये यूएस आया था स्टार्टिंग में, ये सिर्फ एक ऊपर के एरियाज में थे, ऊपर के हवाना या ऊपर के रीजन में, जो क्यूबा का नीचे का ग्वांटानामो और बिल्कुल कोस्टल रीजन्स थे सदर्न में, उस साइड वो लोग गए नहीं थे। बट जब वो दोबारा से बटिस्टा ने वापस से यूएस को फिर सपोर्ट करना शुरू करा, फिर उस टाइम पुर्तोरिको और कई कंट्रीज के थ्रू इनके लिंक्स बनने लग गए और इनकी मैरीटाइम सर्विसेज चलती थी। बट स्टिल देयर वर, उनकी मेन छावनी वो हवाना और नॉर्थन रीजन ही था। ठीक है। फिर बात होती है कैस्ट्रो साहब की, तो जनता दुखी थी, बंदे की खुद की भी तानाशाही थी, यूएस का भी था कि लोगों को कुछ नहीं मिलता था। तो लोगों ने बोला कि भाई आवाज उठाओ, तो कैस्ट्रो साहब उठे। कैस्ट्रो साहब की, जैसे मैं बताते हैं, मुलाकात हुई थी कोलंबिया में। कई लोग जो बोलते हैं, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है कि ऑन पेपर्स ये भी है कि मैक्सिको में ये लोग मिले थे सबसे पहले। तो मैक्सिको में इनकी दोस्ती हुई, इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी शेयर करी। गवेरा साहब का जैसे बताया कि इनको तो मौका चाहिए था भाई, इनको तो है कि जहाँ पे हल्की सी फूट मिले वहाँ पे तबाही मचाएंगे। तो मैंने कहा भाई देख लो फिडेल साहब, मिलना है इनसे नहीं मिलना। वो कह रहे नहीं, मेरे को ये बंदा ठीक लग रहा है, रोड़ा तो भी आराम कर। फिर मैं भी चला गया घर पे अपने। मैं फिर आ गया इधर, अपना इंडिया आज़ाद हुआ था देश नया नया। मैंने कहा चलो नेहरू जी से बात करते हैं। फिर इधर शुरू होता है कार्यक्रम इनका खिलाफत का। इन्होंने वहाँ के जो मिलिट्री थी, यूएस मिलिट्री, या फिर जो वहाँ की खुद की गवर्नमेंट के बंदे थे, उनका शोषण करना शुरू कर दिया। जैसे इंडिया में कई जगह हम देखते हैं माओवादी होते हैं या कई लोग होते हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के चीज़ों के डायरेक्टली भी और ये इनडायरेक्टली छुप छुप के भी, या कुछ ट्रेड रोक कर या चीज़ों को मार्केट में ना लाकर, जैसे फॉर एग्जांपल राइस की नीड है जनता को, अब राइस नहीं आएगा सरकार के पास, मतलब जब लोगों को खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा, लोग और भड़केंगे। तो या वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहे थे। और जब लोगों को धीरे धीरे ये बात स्प्रेड होने लगी कि हाँ कोई बंदा है जो हमारी दर्द को समझ रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, तो लोग मासेस उसके साथ जुड़ने लग गए। फिर एक टाइम ऐसा आ गया 55-57, जब मैंने था कि यूएस का डोमिनेंस भी ज्यादा था, लेकिन बटिस्टा की पावर जाने लगी थी। यूएस पावर में था, लेकिन फिडेल बहुत ग्रो कर चुका था उस टाइम तक। और गवेरा के साथ मिलकर इस बंदे ने बहुत ज्यादा ही कत्लेआम मचाए थे। इनफैक्ट वहां के कई लोगों को भी नुकसान हुआ था क्यूबा के, जितना मैंने पढ़ा है। फिर इट कम्स ईयर 56 एंड या 57 के बिगनिंग में, जब रिवॉल्यूशन का ऑलमोस्ट चरम आ चुका था कि अब मिलने ही वाला है इन लोगों को। फिर बटिस्टा को वहां से भागना पड़ा।
यूएस ने एकदम से अपना हाथ खींच दिया। यूएस ने कहा कि भाई हम नहीं संभाल सकते, भाई तुम देखो आगे। अब बटिस्टा हो गया मतलब कोई पावर नहीं थी उसके पास। यूएस ने एकदम से अपने मिलिट्री ट्रूप्स को वापस बुला लिया, लेकिन जो एसेट्स वहां पे जो भी रह गए मिलिट्री के, सब वो वहीं के वहीं रह गए। वो हो गए देश का सामान। ठीक है। तो जो आज के टाइम में इतनी खूबसूरत गाड़ियां दिखते हैं, वो जो बॉडी है वो कार्स वही हैं जो वहाँ के जो लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स या कोई सुप्रीम कमांडर्स यूएस के, जो भी पावरफुल लोग थे वहां पे थे क्यूबा में, उनके एसेट्स थे वो। इंजन वगैरह तो लोगों ने बाद में चेंज करे, बट वो बॉडीज या उनके इवन बिल्ड हाउसेज, कुछ कुछ ऐसे एरियाज थे जो बहुत ज्यादा ही, आज भी फॉरेन टूरिस्ट जाते हैं तो बहुत खूबसूरत है देखने में। तो उस पार्ट पे भी मैं आऊँगा कि कैसे अभी भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है क्यूबा कंट्री। तो फिर बटिस्टा जी हमारे फंस गए। फिर बटिस्टा जी को पहले निकालने की कोशिश करी उस टाइम यूएस गवर्नमेंट ने, बट देन दे रियलाइज कि इसके साथ कुछ मतलब हो नहीं पाएगा, ये बंदा गिर चुका है। जब यूएस का फिर सपोर्ट गया तो यूएस के जितने भी एसेट्स थे वहाँ पे रह गए। तो कुछ एरियाज वहाँ पे हवाना की, जैसे हम बात करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, कई जगह हवाना में लिटरली एक बहुत खूबसूरत सिटी की तरह दिखता है। हम सोचते हैं कि क्यूबा बहुत प्रॉस्पेरस है, हवाना इतना अच्छा है, टूरिस्ट को बहुत अच्छी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन वो एक वन साइड ऑफ अ कॉइन है। हवाना की कुछ ऐसे भी एरियाज है जहाँ टूरिस्ट का जाना अलाउड नहीं है, जहाँ जाते हैं तो गवर्नमेंट नजर रखती है, जो टोटली अपोजिट है, जहाँ पर आपको पॉवर्टी और काफी कमियां आपको देश में नजर आएंगी। इवन लोगों के पास प्रॉपर कई घरों में तो विंडोज तक नहीं है रहने के लिए, मतलब हर चीज ओपन है। इतना कम्युनिज्म की हर किसी को एक्सेस है, आ जाओ। मतलब ये उस ऐसा हो पॉइंट गया पे कि आप दिल्ली आए, सिर्फ लुटियंस दिल्ली देखा और आपने समझ लिया कि वह दिल्ली ऐसा ही है। फिर आप चले एग्जैक्टली फिर आप चले हाँ, गए वेस्ट दिल्ली जामा मस्जिद के समझ एरिया में, गया आपने समझ कहा ये एकदम से ट्रांजिशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यूएस जब गया तो बटिस्टा जी को भागना था वहां से कि भाई फिडेल गया। कैस्ट्रो और गवेरा तो मिलके मार देंगे, क्योंकि मैंने तो लोगों का बड़ा शोषण किया है। तो कोलंबिया की कोई एक हस्ती थी, मुझे नाम याद नहीं है, ये बहुत जगह मेंशन नहीं है ये चीज, लेकिन एक बंदा था हु हेल्प्ड हिम। जब ये एक्चुअल में वहाँ पावर में था तो इसने भी कोलंबिया के साथ काफी ट्रेड वगैरह भी किया था, और काफी क्या बोलते हैं, जो सिगार होता है ना हमारा क्यूबन सिगार, ये वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। तो क्यूबन सिगार का एक्सपोर्ट वाया कोलंबिया भी बहुत ज्यादा होता था आगे आगे वाले कंट्रीज में, जितने भी लैटिन कंट्रीज है वहाँ की पूरी बेल्ट का थ्रू उसको, क्योंकि यूएस वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर था उस टाइम, इनके सिगार्स एक्सपोर्ट होते थे, वहाँ का फेमस है आज भी। और कोलंबिया के थ्रू इनको बाकी अभी भी कई कोई लैटिन स्मगल ही कंट्रीज होते हैं या फिर अभी वो वहाँ मिलता है? बहुत कम नहीं बनते हैं अभी भी वहाँ पर, क्यूबा नहीं नहीं, फेमस है यूएस सिगार्स में के लिए। मतलब अभी जो वर्ल्ड में अभी भी वो रिस्ट्रिक्टेड है कि वो एक्सपोर्ट नहीं करते, या फिर अभी फ्री मुझे मुझे मार्केट में इसका भी अवेलेबल आइडिया है? नहीं है। एक्सपोर्ट मेरे ख्याल से वो करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही को लीगल है आउट देयर ऑफिशियली क्यूबन सिगार्स मिलते हैं, और दे आर रियली डैम कॉस्टली, क्योंकि ज़्यादातर हैंडमेड होते हैं सारे। तो अभी मैं पहले वापस आता हूँ टॉपिक पे। तो बटिस्टा जी हमारे निकलने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारे कोलंबिया के सदस्य थे वो इनको कहते हैं कि भाई तू स्पेन चला जा, बच जाएगा। तो स्पेन जाने से पहले जुगाड़ के थ्रू इनको भेजा जाता है पोर्टुगल। आज भी अगर देखा जाए यूरोपियन कंट्रीज में स्पेन और पोर्टुगल ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ जिसके थ्रू आप इजीली यूरोपियन कंट्रीज में नागरिकता ले सकते हो। अगर आपको कभी भी यूरोप जाना है एंड इफ यू रियलाइज कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, शेंगेन वीजा नहीं मिल रहा है, पोर्टुगल, स्पेन और पोलैंड, ये कुछ ऐसे कंट्रीज जहाँ पे आप इजीली जा सकते हो। और पोर्टुगल और स्पेन में आज के टाइम में ऐसे नॉर्म्स हैं, आप 5 करोड़ दो आपको यूरोपियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। 5 करोड़ आप सबके पाँच पास करोड़ थोड़ी लेके होते जा सकते हैं। मतलब ये कोई हैं, सिंपल एग्जाम्पल दे सॉल्यूशन रहा तो हूँ। नहीं लग रहा। सिंपल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको मतलब सबसे स्ट्रेट जल्दी वहाँ फॉरवर्ड है। की, हाँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आपको इजीली वहाँ जाना है, पैसा है, आप जा सकते हो। अब ये चीज़ आप डायरेक्टली नीदरलैंड, जर्मनी, आयरलैंड में नहीं कर सकते। जर्मनी इज़ द कंट्री जहाँ पे आपको मिनिमम एटलीस्ट 21 मंथ्स स्पेंड करने पड़ेंगे, और आपको वहाँ की B1 या B2 लेवल की जर्मन आनी चाहिए। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारे बटिस्टा साहब चले जाते हैं पोर्टुगल। फिर पोर्टुगल से धीरे धीरे उनको वहाँ से कुछ टाइम रहे तो, लेकिन अब ये लोगों की थी मन में दुश्मनी। फिडेल भाई सबको तो मिल गई थी सत्ता हाथ में कि भाई चलो अब तो मैं देश का मैं करूंगा विकास। नो डाउट फिडेल जिस टाइम आया है उसका माइंडसेट बहुत अच्छा था, वो सबके विकास में था। लेकिन धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि जब पावर हाथ में आती है तो लोगों में एक गुमान, एक गुरूर और थोड़ी सी अय्याशी और बहुत चीजें आ जाती हैं। कई बार आंखों का आगे पर्दा लग जाता है जब आपके पास पावर होती है। जब आप जिस मोटिव से उठते हो कई बार आप वो मोटिव कंटिन्यू नहीं कर पाते। गवेरा साहब का यही था कि वो कुछ टाइम बाद फिर अलग होने लग गए थे भाई, उनको फिर ऑफर्स आने लग गए कि बाकी कंट्रीज में जाओ, तबाही मचाओ। वो अपने मौके की तलाश में रहते थे, लेकिन उनके मन में ये था कि इसको बटिस्टा को खत्म करना है। काफी कोशिश करी असैसिनेट करने की, नहीं हो पाया। फिर फाइनली बटिस्टा साहब हमारे चले गए स्पेन, क्योंकि स्पेनिश कंट्री था, उनके लिए मैनेज करना ईजी था, क्योंकि उनकी खुद की मदर मदर लैंग्वेज स्पेनिश है।
ठीक है भाई, सो चलेगा। पहले क्यूबा के थोड़े बारे में बात करूँ मैं, तो क्यूबा इज़ एथनिकली स्पेनिश कंट्री, राइट? या क्यूबा और उनकी जितने भी लैंग्वेज। हमारे लैटिन लैटिन कंट्रीज हैं मोस्टली, हमारे से कोलंबिया, वेनेजुएला, फिर हम जाते हैं इधर आपका मेक्सिको की तरफ, ये स्पेनिश कंट्रीज हैं। लेकिन अगर आप ब्राज़ील हो गए, ये वो अलग है, पोर्टुगीज़ इनमें है। आप पोर्टुगीज कंट्री हो गए, मतलब ठीक मैं है। ये कह रहा हूँ कि बट जब क्यूबा क्यूबा वाज अ कॉलोनी ऑफ स्पेन। क्यूबा इज कॉलोनी ऑफ स्पेन एंड नाउ इट्स इन स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री, क्यूबा। तो अब ये हो गई हमारे बटिस्टा साहब पिक्चर से जा चुके हैं। अब पिक्चर में हमारे पास सिर्फ एक बंदा है, फिडेल कैस्ट्रो, जिसका पावर आ चुकी है। फिडेल कैस्ट्रो है, उसका भाई है, उसका परिवार है। अब उनको चलानी है वहाँ पे सत्ता। अब उन्होंने सबके साथ सबके विकास से अपना जंग शुरू करी थी, तो अब उनको फिर आगे कंटिन्यू रखना था। तो ही सेड कि भाई ठीक है। उस टाइम क्या था, अगर आप कभी भी हिस्ट्री देखोगे, 40s एक ऐसा एरा था जिस टाइम काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज कम्युनिज्म के सपोर्ट में थे, कम्युनिज्म या सोशलिज्म के सपोर्ट में थे। डेमोक्रेसी के सपोर्ट में बहुत कम कंट्रीज थे। चाहे आप सोवियत यूनियन की बात करो, रशिया की, या चाहे आप बात करो इधर के नॉर्डिक कंट्रीज, ये सारे आज तक सोशलिस्ट कंट्रीज हैं। तो उस टाइम अगर आप मैप कभी देखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था टुवर्ड्स सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म रादर एज कम्पेयर टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हार्डली शायद उस टाइम बहुत ही कम कंट्रीज में थी, और लोगों हाँ। को उस टाइम थ्योरेटिकली कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, क्योंकि कहा ही जाता है डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म आती है, तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज करा। पीपल डोंट वांट की पावर सिर्फ कुछ ही लोग के हाथ में रहे, एक डिस्पैरिटी कम रहे। डिस्पैरिटी कम रखना अच्छी चीज़ है, होनी भी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्पैरिटी होना स्टिल ज़रूरी है इकोनॉमी और सोसाइटी को चलाने के लिए। उसके बेनिफिट्स पे हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे कि क्यूबा में क्या क्या आज के टाइम में कमियां हो गई हैं। तो फिडेल जी के हाथ में सरकार आती है, द कंट्री बिकम्स अ कम्युनिस्ट। अब सरकार आती है, पावरफुल भी। कौन होगा एनी टाइम? सरकार, कम्युनिस्ट कंट्री में। अब क्या होता है कि ये कंट्री धीरे धीरे बन जाता है तानाशाही कंट्री। हर चीज़ चलती है इनकी इच्छा से। तो देखा जाता है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 70s का एक ऐसा टाइम आता है कि जब क्यूबा एक ऐसा कंट्री उभर के आता है जो यूएस से तो इनके साथ में अच्छी नहीं बनती थी। इनके पास खुद को इकोनॉमिक या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर सके। जैसे उस टाइम जापान ग्रो कर रहा था बहुत ज़्यादा, अपने आप को वहाँ के लोगों ने मिल के देश को उठाया है। बीइंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक, बीइंग इट्स आईटी तो चलो बहुत बाद में आया है, मैन्युफैक्चरिंग या हर चीज़ में जापान ने उठाया है। यूएस में भी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन उस टाइम चरम पे चल रहा था। कंट्री अपने आप को उठाने में और काम को आगे आउटसोर्स करने में लगा हुआ था। यूरोप पैरेलली अपने किस्से संभाल रहा था, क्योंकि यूरोपियन में भी हर कंट्री के अपने बहुत किस्से रहे हैं। क्यूबा को भी था कि भाई अब हम क्या दिखाएं, ना हमारी कोई इतनी कोई इनकम है, हमारा देश आत्मनिर्भर है। कुछ हद तक के रिसोर्सेज पे, बेसिक रिसोर्सेज पे, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि आपका टमाटर खाने का मन है, हमारे देश में उगता नहीं तो आप खाओगे नहीं। ये थ्योरी अच्छी तो लगती है, लेकिन सारे लोग इतने पैट्रियट नहीं हो सकते। अब उनको भी था कि भाई हमें भी अपना फाइनेंशियल बढ़ाना है, देश को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उन्होंने फिर शुरू करा उस टाइम टूरिज्म का। उन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने अभी तक आज दिन तक क्यूबा ने कभी भी अपनी ऑयल रिजर्व्स को इतना टच नहीं करा है। बहुत जगह मिलेगा भी नहीं कि क्यूबा के पास कोई ऑयल रिजर्व है, बट उस बेल्ट में क्यूबा, वेनेजुएला जितना नहीं, बट स्टिल ऐसा कंट्री है जिसके पास खुद को सरवाइव करने के लिए स्टिल काफ़ी पीरियड तक का ऑयल रिजर्व है। बट उनके पास ना कोई पूरा बट वो प्रोसेस एक्सपोर्ट नहीं है, ना करते, कोई मतलब प्रोड्यूस नहीं रिफाइनरी करते। है। प्रोड्यूस नहीं करते, रिफाइनरी नहीं है उनकी खुद की कोई। ओके। शायद कोई बहुत थोड़ा सा पार्ट होता, मेरे को जितना लगता है कि उस टाइम तक नहीं था 70s 80s में। और धीरे धीरे सरकार के पास पावर आती जा रही थी और लोगों का सोशल वेलफेयर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बटिस्टा ने लोगों से काम नहीं चढ़वाया था, यहाँ पे लोगों को कुछ काम ही नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे कम्युनिज्म में ये देखा गया कुछ टाइम बाद, आफ्टर पीरियड ऑफ 20 ईयर 70s में, कि मेहनत करने वाले भी अगर कुछ लोग थे, वो थे जो ज़्यादातर सरकारी नौकरी में थे, जो गवर्नमेंट के साथ काम करते थे, या कुछ बहुत छोटे वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह थे, तो छोटे मोटे काम कर गए। चाहे वो कार मॉडिफिकेशन का हो। एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं था, और जितनी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती थी, क्योंकि इनके पास खुद कोई कमाने का सोर्स नहीं था। तो ये जनता से कमाते थे पैसा, कि आप चीज़ें इंपोर्ट करवाओ, महंगी रखो, टैक्सेस आएंगे, तब उनकी कमाई होती थी। इतनी कोई आबादी नहीं है कि वो, और इतनी कोई जनता जनता वहाँ पैसे वाली नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी लुट चुके थे। जनता पे इतना पैसा नहीं था कि वो सर्वाइव कर पाए। फिर इन्होंने स्टार्ट करी एक मुहिम टूरिज्म की, और दूसरी मुहिम इन्होंने फिर स्टार्ट करी थी 90s में आके, नर्सेज की। अगर आज देखोगे, आज के टाइम में क्यूबा एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नर्सेज या डॉक्टर्स बन के निकलते हैं। नर्सेज के लिए कहा जाता है, डॉक्टर्स तो वैसे इंडिया के माने जाते हैं अच्छे और काफ़ी निकलते हैं। नर्सेज क्यूबा की मानी जाती हैं। लेकिन ये कभी उनकी स्ट्रेंथ नहीं बन पाया।
ये दोनों चीज़ें टूरिज्म, क्योंकि इसमें कंडीशन ये थी कि आपको पूरे क्यूबा का एक तो एक्सेस नहीं है। कई कंट्रीज सिर्फ में वो इनफैक्ट आज भी, हवाना में ही आप घूम सकते हो। जैसे हम कोरिया की बात करते हैं, नॉर्थ कोरिया की, कि काफी जगह आर्टिफिशियल एरिया है। हम्म, हवाना आप कई जगह जा सकते हो, मना नहीं है, लेकिन आप पे एक तरीके से ना नजर रखी जाती है, आपको ये बहुत घुटा घुटा महसूस होगा। क्योंकि ये हुआ कि 90s के पास आके जब कम्युनिज्म फेल होने लगा, तो सरकार को वहां डर था कि किसी भी तरीके से यूएस का कोई बंदा या उनकी कोई सरकार की कोई पोल ना खुल जाए। जैसे हम, नाम नहीं लेता कई चीज़ों का, लेकिन हमारे कंट्री में लोग कहते हैं कि आज के टाइम में गवर्नमेंट, कई लोग ऐसे हो गए हैं, कुछ एक ऐसी सरकार है या कोई पार्टी है जिसके बारे में दिल से पसंद करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो उनको कैसे निचोड़ते जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, समझदार जनता समझ जाएगी अपने आप। अभी चुप हो गया। नहीं तो मैं चुप नहीं हुआ, आज भी, मैं एक पॉइंट बोलना चाह रहा था जो अब मैं भूल चुका हूँ। हाँ मेरा ये पॉइंट था कि तो फिर जो हवाना में जो हो रहा था, जो क्यूबा में हो रहा था, क्या इंटरनेशनल मीडिया को उसका पता नहीं था? वही, पहली चीज यहाँ पे सबसे बड़ा पंगा ये था कि हर किसी को हर जगह का एक्सेस नहीं था। हाँ। इंटरनेशनल मीडिया में खास तौर से यूएस काफी चीजें एक्सपोज करना चाहता था, और क्यूबा हमेशा, फिडेल गवर्नमेंट बोले या क्यूबा बोले, हमेशा से इसके बहुत अगेंस्ट है यूएस के। दे डोंट वांट कि किसी तरीके से उनकी कोई पोल खुले या लोगों का माइंडसेट कुछ उनको पता चले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है उनके साथ। हम्म, देखा जाए तो उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, वो जनता से ही काम निकलवा के, जनता का ही पैसा घुमा के उनसे हम्म, लेके उन्हीं को चला रहे थे। कोई इंपोर्ट्स के थ्रू या एक्सपोर्ट्स के थ्रू ऐसे कोई उनके पास इनकम थी ही नहीं। वो बस अंधों में काणे राजा की तरह चल रहे थे। ओके। जैसे, पता नहीं अगर कोई बंदा होगा क्यूबा का जिसको हिंदी आती होगी, सुन लेकिन के शायद। देखिए, ऐसा ऐसा भी हो सकता है ना कि जब देखो, एक कम्युनिस्ट स्टेट यूएस के जस्ट बगल में है। इट्स लाइक 200-300 किलोमीटर्स। सामने ही है, हाँ, सामने ही। सामने ही तो है, तो श्रीलंका इंडिया जब की जब बात हाँ, करते हैं। जब यूएस जो कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का लीडर है, उसके बगल में कोई कम्युनिस्ट कंट्री है, तो सीआईए ने कभी ट्राई नहीं किया कि कैस्ट्रो को वही, असैसिनेट कर दें? यूएस हमेशा से क्यूबा को वापस अपने अंडरटेक में लेना चाहता था। बिकॉज यूएस नोज क्या क्यूबा के पास है जो उनको फिनेंशियली और हर वे में सपोर्ट कर सकता है। चाहे वो उनका ट्रेड एरिया हो, ट्रेड में वैसे इतना कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज की वजह से जो वो लोग खुद नहीं कर सकते थे, लेकिन यूएस वहां जाके कर सकता था। हम्म, बहुत बार उन्होंने बहुत ट्राई करे हैं। इवन काफी कुछ टाइम बाद अगर आप पढ़ोगे तो यूएस के हिट लिस्ट में कुछ टाइम के लिए फिडेल कैस्ट्रो भी रहे हैं। काफी कोशिश करी है उनको असैसिनेट करने की, कई बार हुआ है, लेकिन बहुत बार स्कीमें फेल्ड हुई हैं, क्योंकि इनकी जो खुद क्या ऐसा ग्रुप कभी था। केस है जब वो बहुत ही क्लोज हो गए, मतलब उसके पैलेस में पहुंच गए, उसका घर में? हमने सुना होगा कि कोई भी अगर बंदा पावर में आता है, बीइंग अ बिजनेसमैन और बीइंग अ गवर्नमेंट या कोई पॉलिटिशियन, वो एक अपना डुप्लीकेट रखते हैं। ऐसा कहा ओके, जाता है कि बहुत जैसे लोग रखते हैं, सद्दाम इंडिया में हुसैन भी। के 9-10 थे। एग्जैक्टली exactly. तो फिडेल कैस्ट्रो के लिए भी यही चीज कही गई थी कि ही वॉज अवेयर कि यूएस कभी भी उस पर अटैक कर सकता है। तो उसने अपने दिखाने के लिए एक शख्सियत अलग रखी थी, लेकिन ही हिमसेल्फ वाज समवेयर एल्स। ये चीज कितनी वैलिड है नहीं पता, ये चीज बस टीवी पे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में सुनी है या हमने हाँ, देखी और है बस। मैंने दैट डिक्टेटर देखा हुआ है, तो मुझे पता है। और हमने वो भी तो देखी है मूवी, सद्दाम हुसैन के बेटे की कौन सी आई थी, द डेविल्स डबल। हाँ, मैंने वो नहीं देखी भी है, पर मैंने अलादीन को देखा हुआ है। अलादीन। सो तो आई ये हैव एन चीज आइडिया। बहुत कॉमन है। तो होपफुली उम्मीद होगी कि ये थ्योरी रही हो। काफी टाइम ऐसा हुआ था कि दे वर वेरी क्लोज टू किल हिम, बट दे रियलाइज कि इट्स नॉट इवन अ फिडल, ये कोई और ही है। और इसलिए उनकी टाइम टू टाइम उनकी गवर्नमेंट या उनका जो ग्रुप था वो आपस में बहुत स्ट्रिक्ट रहता था हर चीज को लेके, कि किसी तरीके से यूएस का इंटरवेंशन ना हो या किसी तरीके से लोगों को, मतलब माइंड उनका खोला ना जाए। इनफैक्ट वहाँ की एजुकेशन सिस्टम में भी ये कहा जाता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं क्यूबा के, उन्होंने ही मेरे को ये चीज़ बताई है। उनके भी एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चीज़ें उनको ऐसी बताई जाती हैं कि जो सबकॉन्शियस माइंड में उनके उनके गवर्नमेंट को फेवर करती हैं, कि आप धीरे धीरे, आप जब बड़े होगे आपको लगेगा कि नहीं, हमारी सरकार हमारे विकास के लिए है, हमारा अच्छा कर रही है। लेकिन कोई रियलिटी नहीं पता कि इस सरकार ने आप लोगों को कुछ दिया ही नहीं है या चीज़ें छीनी ही है आपसे। अगर आज के टाइम में आप क्यूबा में हो और आप कोई कार अफोर्ड करती हैं, बाइंग का हुंडई सेंट्रो, इट्स लाइक यूर अ रिच पर्सन। वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज में 70-80 लाख की पड़ेगी। इतनी ज्यादा उनकी वैल्यूएशन खराब हो चुकी है उनकी करेंसी की। खैर, तो अब इसमें एक इन्होंने और चीज करी हाइड करने के लिए, जैसे तेरा पॉइंट था कि काफी लोगों ने इंटरवेन नहीं करा। अगर आपने पढ़ा हो कि क्यूबा के पास ड्यूल करेंसी है, ड्यूल करेंसी सिस्टम था, अभी बंद हुआ है कुछ टाइम पहले। इनका ड्यूल करेंसी सिस्टम था पीसो का। ये लोग क्या करते थे कि एक करेंसी थी जो इंटरनली वहाँ की जनता यूज करेगी, जिसकी वैल्यूएशन थी बहुत कम, लाइक $1 में अराउंड
सम हंड्रेड्स या कुछ उनकी करेंसीज आती थी, और एक और करेंसी थी जो सिर्फ टूरिस्ट लोग यूज़ करते थे, विच वाज इक्वलेंट टू $1, कि मतलब $1 की वैल्यूएशन के आराम इक्वलेंट उनकी एक प्राइमरी करेंसी होगी। आप समझ रहे हैं, उनका माइंडसेट ऐसा रखा जा रहा है कि लोग ग्रो ना करें, लोग सोचें ना। अगर कोई बंदा पढ़े लिखेगा, समझेगा चीज़ें, तो वो बागी होगा, माना जाता है कि वो बागी होगा। जिसको कोई आइडिया ही नहीं है, जो बुद्धों की तरह चलता रहेगा, भेड़ बन के झुंड में चलता रहेगा, वो कभी सोच ही नहीं पाएगा, वो बस एक दिशा में रह जाएगा। द और बी वो वर्ड, करना वो चाह बी वर्ड। द बी वर्ड, ये तो काम ये नहीं सब की होगा। वजह से वो काफी उन्होंने ऐसी चीजें मोटिव्स गवर्नमेंट ने उठाए कि लोगों का एक तरफा माइंड हो गया, बी वर्ड जिसको हम बोलते हैं। तो 70s की बात आई, इन्होंने फिर टूरिज्म शुरू करा। टूरिज्म इन्होंने लगा दी रेस्ट्रिक्शन की, हर एरिया में आप जा नहीं सकते, अगर आपको जाना है यू नीड अ गवर्नमेंट परमिशन। तो पहले आपकी आइडेंटिटी चेक कर लिया कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम करते हो, आपके पास में यूएस में गए हो, क्योंकि ये इनका यूएस से हमेशा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता था। तो ये चेक करते थे कि अगर आप यूएस के सिटीजन हो या कहाँ से हो यूएस में, या कितनी बार अगर फॉरेन कंट्री के हो तो यूएस होकर आए हो, या आपके कंट्री के कनेक्शंस कैसे हैं यूएस से। अभी वो भी ऐसे हर बहुत चीज़ कंट्रीज़ में होता है कि अगर आप किसी कंट्री का स्टैंप लगा हुआ है आपके पासपोर्ट पे, तो थोड़ा इशू होता है कुछ कंट्रीज़ में जाने में। बहुत इजीली, जैसे आप यूरोप में हो और आपको, अगर आप पाकिस्तान के हो, तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए टफ होती हैं। टूरिज्म और एक फिशरी उनका वहाँ का एक सोर्स ऑफ इनकम रहा है कि वहाँ पे मछली पालन जिसको हम बोलते हैं, फिशरी करना है, वहाँ से उनकी एक सोर्स ऑफ इनकम रही है वहाँ की जनता की। और उसमें भी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा टैक्सेस होते थे। लोगों का शोषण हो रहा है, लोगों को नहीं पता, लोगों को बस इतना पता था कि ये हमारे बीच से उठा हुआ राजा है, हमारे भले के लिए कर रहा है, जो करेगा हमारे अच्छे के लिए करेगा। फिर 90s फिदेल में जी जो इन्होंने कह क्या जो शुरू, फिदेल जी कुछ कर रहे हैं तो हम हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं भाई, हमारे राजा हैं, हमने कुछ शुरू किया। सोच के ही कर रहे हैं। लेकिन धीरे लोगों ने, कुछ समझदार लोगों ने देखना शुरू करा कि एक्चुअल में गवर्नमेंट के जो ऊपर के बंदे हैं, वो पावर का मिसयूज कर रहे हैं। देवर हरेसिंग द पीपल, या कोई अगर कोई गुट उठ के भी आ रहा है जो कह रहा है कि नहीं ये चीज़ गलत है, आवाज़ दबाई जा रही है। एक तरीके से डिक्टेटरशिप अपने चरम पे पहुंच चुकी थी 90s में। फिर आता है पीरियड, इनको लगा कि भाई देश को अब फेमस और किस चीज़ के लिए करें, ऐसा क्या करें कि भाई हमारा देश तो कुछ नाम हो। जैसे हर कंट्री अपनी छाप बनाता जा रहा था, इंडिया ने आईटी में हाथ डाला था, चाइना के पास इलेक्ट्रॉनिक्स की पावर थी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रोथ में उस टाइम उन्होंने बहुत पहले मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग ले ली थी। और यूएस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था इसमें भी, चाइना के साथ। तो इन्होंने फिर शुरू करा हॉस्पिटल्स का, हॉस्पिटल एजुकेशन, नर्सेस का। इन्होंने हॉस्पिटल भी वहाँ बहुत खोले। वहाँ पे कहने को क्यूबा एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको फ्री मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं, आपको कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग भी मिलती है। लेकिन देखा जाए वहाँ की मिलिट्री ट्रेनिंग, मतलब लिटरली जो लोग वो बोलते हैं, मेरे को नहीं पता है, वहाँ के मेरे दोस्त बोलते हैं कि बहुत यूजलेस है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको किसी भी चीज़ से, मतलब ऐसा कुछ नहीं सिखाएंगे कि आप कि तैयार हो रहे हो कि कहीं आपका बिगड़ में जाना पड़ गया या कोई क्राइसिस आ गया, आप कैसे मैनेज करोगे। बहुत नाम के होते हैं उनके कोर्सेज, ऐसे कोई हेल्पफुल नहीं है। जितने इंडिया में हमारे एनसीसी के होते हैं, उनसे शायद एक लेवल या दो लेवल नीचे ही होते हैं। एनसीसी बहुत बेटर है इन सबसे। तो एक तो ये था कंपलसरी मिलिट्री सिस्टम इनका। दूसरा, इन्होंने नर्सेज वाला मैंने बताया शुरू करा। तीसरा, इन्होंने शुरू करा था हाँ फ्री मेडिकल सर्विसेज देना, और जो लिटरली पैथेटिक है वहाँ पे हाल। अगर आपको लिटरली कोई बीमारी होती है, डॉक्टर को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कहने को क्यूबा के पास बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, नर्सेज, लेकिन वो बस आपको दवाई दे सकते हैं, बेड पे लिटा उठा सकते हैं। लेकिन जब उनको पता ही नहीं कि बीमारी क्या है, कैसे ठीक करनी है, या किस बीमारी में क्या दवाई देनी है, भाई कौन हेल्प करेगा उसमें। सिर्फ जनता होने से फायदा नहीं है, जनता को क्या काम करना है तभी तो बात बनेगा। आपने बंदे तो हायर कर लिए किसी स्किल सेट के, आपके पास पाइथन का प्रोजेक्ट है, आपने बंदा हायर कर लिया, ना आपने उसको सिखाया, ना वो बंदा खुद से सीखा, तो उनके वो पास कैसे काम एक्सेस करेगा। नहीं है करंट एक्सेस भी नहीं है साइंटिफिक नॉलेज का। प्रोजेक्ट को देखने का। और क्योंकि ये प्री इंटरनेट एरा है, तो इंफॉर्मेशन भी इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं है। नहीं था। कहने को उनको थोड़ा बहुत सिखा दिया जाता था कि ये एक दो दवाई हैं, ये दे दो। तो बहुत बेसिक सिनेरियोज वो मैनेज कर पाते थे, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम्स नहीं कर पाते थे। बट स्टिल दे वर शोइंग लाइक कि हम सबसे ज़्यादा नर्सेज यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड में। तो वो एक ऐसा फैक्टर बना जिसने क्यूबा का, मतलब 2000 आने और उस पीरियड के बाद ये दिखाया कि हम यहाँ से नर्सेज एक्सपोर्ट करते हैं। क्यूबा इज़ द कंट्री जहाँ तो से माना वो जाता था, मतलब नर्सेस को मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपनी एक्सपोर्ट इन द कंट्री सेंस कि वहाँ से कंट्री के लोग, लिए नहीं कर रहे। कंट्री में देख आबादी नहीं है, कंट्री में इतने कोई मेडिकल चीज़ें नहीं है। तो 2000 का एक ऐसा एरा आया जिसमें लोग की छवि बदलने लगी क्यूबा के अगेंस्ट कि हाँ ये कंट्री नहीं अच्छा है। मेडिकली उन्होंने बहुत सारे वहाँ से नर्सेज प्रोवाइड करी, और लिटरली वहाँ के जो लोग थे बहुत हम्बल हैं, ऐसा कहा जाता है उन लोगों के लिए। दे वर रियली गुड। बट उससे फिर क्या हुआ कि 2000 के इस एरा के स्टार्टिंग में और
ये चीज़ वैसे शुरू तो 80s के एंड से ही हो गई थी। 2000 के एरा के स्टार्टिंग से पीपल रियलाइज कि यार नहीं, हमें बाहर निकलना पड़ेगा यहाँ से, कुछ तो सरकार में गलत है। ये कुछ कुछ लोग समझने लग गए, आवाज़ उठाओगे तो आप एनीवेज आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी और आप खत्म कर दिए जाओगे। तो ठीक है, लेकिन आपको आज़ादी है भाई घूमने फिरने की, आप जाओ। तो कई लोग वहाँ से फिर यूएस, और ये भी एक बहुत बड़ा पंगा था, क्यूबा से यूएस आना वॉज अ रियली टफ कॉल। आपको अगर यूएस आना है, पास आपके में पास थे। सिर्फ एक ही तरीका था, घूमने तो आ सकते हो लेकिन आप नौकरी करने या उस कंट्री में मूव कैसे करोगे? हाँ लीगली, हाँ तो लीगली तो ऑब्वियसली मूव नहीं कर सकते, लेकिन तो स्पेनिश या लैटिन कंट्रीज से आने के लिए आपके पास एक बेनिफिट होता है यूएस में कि आपके अगर ब्लड रिलेशंस में कोई भी बंदा अगर यूएस में है, दे कैन ब्रिंग यू। तो 70s 80s में जो लोग जाने शुरू हुए या जो जो नर्सेज यूएस में या लैटिन कंट्रीज में गई, काफ़ी लोगों ने के पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो कोलंबिया या फिर मूव कर रहे थे यूएस में। लेकिन कोलंबिया में भी साथ ही साथ यही देखा गया कि वहाँ पे भी कम्युनिज्म की वजह से बहुत तबाही मची। तो एनी हाउ लोग का लास्ट ऑप्शन बचा था यूएस जाना। और फ्लोरिडा एक ऐसा एरिया था विच वाज नॉट इन द इंग्लिश रीजन। जब हमारा अगर हम पढ़ते हैं कॉलोनीज की, तो ना वो इंग्लिश कॉलोनी था, वो स्पेनिश कॉलोनी था, और वहाँ पे स्पेनिश स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे, तो उनके लिए, और प्लस पास में भी था, तो उनके लिए फ्लोरिडा जाना इट वॉज रियली इजी कॉल यूएस में। और बाकी कैलिफोर्निया वगैरह उनके लिए तो डिस्टेंस भी ज़्यादा था, प्लस लैंग्वेज बैरियर भी था। तो दे डिसाइडेड कि चलो ठीक है भाई चलते हैं। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, आपको लिटरली जाना बहुत टफ है। और बीच में 90s में काफ़ी लोगों ने, जो नर्सेज वगैरह गई थी, उन्होंने वहाँ बिजनेस स्टार्ट करा था यूएस में। कई लोगों ने मेरे को ये बताया कि वहाँ बिजनेस बन गया था कि आपको हम इंडिया अच्छा मतलब कंट्री इमिग्रेशन का क्यूबा आके, बिजनेस। एग्जैक्टली कि आप मतलब हम क्यूबा आएंगे, हाँ। मैरी यस एंड कम हमारे साथ चलो, फिर वहाँ जाके अपना काम करो, और काफ़ी पैसा लेते थे। लेकिन जनता में जो पैसे वाले रिसोर्सफुल लोग थे वो तो निकल पाते थे, लेकिन सबके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और लिटरली लोगों की ये हालत हो गई थी, लोग जनता की सरकार की तारीफें कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अगर वो इस करंट फाइनेंशियल सिचुएशन में बाहर जाएंगे, देश में तो चलो रो पीट के सरवाइव कर रहे हैं, बाहर लिटरली वो कुछ नहीं कर पाएंगे मैनेज। तो बहुत लोग जो वहाँ से आते थे वो ऐसे काम करते थे कि अगर बंदे ने वहाँ पे ग्रेजुएशन भी करी है क्यूबा में, मतलब कंप्यूटर साइंस में भी अगर स्टडी करी है, वहाँ पे आके वो बंदा या तो किसी पिज्ज़ा शॉप में लगा हुआ है, या फिर वो किसी नर्सरी में काम कर रहा है एज अ गार्डनर, या फिर अगर कोई जॉब भी कर रहा है आईटी में भी, तो देवर अंडरपेड, जितने ऑफिशियल अमाउंट है उससे कम मिलता था अगर। और धीरे धीरे फिर ये देखा गया कि जो फ्लोरिडा का जो सदर्न एरिया है वहाँ पे क्यूबा, पुर्तरिको, या फिर आपका कोलंबिया, वेनेजुएला से काफ़ी लोग उठ के यूएस आए। तो ये बात हुई कि कैसे, मतलब पूरे अभी तक हिस्ट्री की यूएस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिज्म ने कैसे तबाही मचाई वहाँ पे। हम बात करते हैं 70s में टूरिज्म की, कि जो आज के टाइम में डॉक्यूमेंट्री देखते हैं कि अगर हवाना में बहुत खूबसूरत बीचेस हैं, मस्त लोग हैं, खुलेआम बैठे हैं, बातें चल रही है, सिगार पी रहे हैं, पुरानी 60s 50s की कार्स चल रही हैं, वो एक वन साइड ऑफ कॉइन है। अगर आप दूसरी साइड से आओगे, जहाँ कई एरियाज में टूरिस्ट लोग नहीं जाते या पुलिस होती है, या कई बार तो आपको मना भी कर देती है पुलिस की आप नहीं जा सकते इससे आगे, लेकिन काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज मैंने देखी हैं जहाँ पे लोग जाते भी हैं, अगर आप उनसे डिस्कस करो, परमिशन लो, थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वहाँ की अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखोगे, लिटरली ऐसी हालतें हैं लोगों की, जो गवर्नमेंट वहाँ कभी भी किसी फॉरेन रिलेशंस में या कहीं दिखाना ही नहीं चाहती कि हमारे देश के लोग साथ ये भी होता है। वो कुछ ऐसी इमेजेस हैं, और ऐसे जितने भी डॉक्यूमेंट्रीज या फोटो आई हैं उसको काफ़ी दबाने की कोशिश करी, जो अब कुछ टाइम तक इंटरनेट स्प्रेड हो चुका है, लोगों के पास एक्सेसिबल हो चुका है, तो एनी हाउ अब सबको आइडिया लगने लगा है क्या होता है। तो पता चला है कि वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी में हैं, काफ़ी ज़्यादा माल न्यूट्रिशन में भी है कई जनता। एटलीस्ट अगर हवाना की बात नहीं करूँगा, जो नीचे की बेल्ट थी। हम जैसे रोड रश गेम की बात करते हैं, हमने जितने भी इंडिया में लोग हैं, हमने रोड रश बहुत खेला बचपन में। मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, उन्होंने रोड रश ही नहीं सुना है। तो जो लोग पहले आ गए वो तो खुशकिस्मत थे, उन्होंने अपनी फैमिली वहाँ स्टार्ट कर ली, वो कभी आना नहीं चाहते हैं। तो अब मैं बात करी यहाँ पे तेरे को कि धीरे धीरे लोगों का नुकसान मतलब नुकसान क्या, गरीबी आने लग गई, बीमारियाँ, कुपोषण के शिकार हो गए। तो ये सब जब चीज़ें उभरने लगी, तो फिडेल कैस्ट्रो के लिए खिलाफ आवाज़ें उठने लगी कंट्री में। ये बात है करीब 2004 या 5 के आसपास की बात, या 6 की है शायद बात। इसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। फिर एक टाइम ऐसा आया था कि इसने कहा कि नहीं, हम लोग फ्री कर देते हैं यहाँ पे किसी के लिए भी आना। उन्होंने काफ़ी सारे अपने टूरिज्म से जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे 70s में, ओपन करा था लेकिन विद रेस्ट्रिक्शन, काफ़ी चीज़ें हटाई थी ऑन पेपर। लेकिन ये ड्यूल करेंसी सिस्टम एक ऐसा था कि जो जिससे लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। कोई भी वहाँ का रेजिडेंट दूसरी करेंसी ले तो सकता था,
उसको कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन जो उनकी सेकंड करेंसी थी उसको पहली में कन्वर्ट नहीं कर सकता था। और अगर एज अ टूरिस्ट आपने पहली करेंसी डॉलर के अगेंस्ट अगर लेकर आते हो, हम्म, मैं तेरे को कंफ्यूज ना करूँ, तो जैसे C1 और C2 दो करेंसी है क्यूबा की। C1 करेंसी इज इक्वल टू डॉलर, C2 करेंसी इज वे चीपर देन डॉलर, मतलब आप एक हम्म, डॉलर में काफी हंड्रेड उसमें बहुत ले ज़्यादा सकते हो। डिवेल्यूशन, ठीक है। बहुत ज्यादा डिवैल्यूएशन थी। तो उन्होंने एक रूल लगाया हुआ था, ताकि लोग अगर बाहर से आ रहे हैं, जो विद यूएस में रहते हैं काम करने, या वापस अपने कंट्री आ रहे हैं, हम्म, वो वहाँ की करेंसी को तो लाएं, कन्वर्ट तो करें, यहाँ पे अपने परिवार को पैसा दें। लेकिन अब पैसा देंगे घर के पर्सनल कामों के लिए, कौन सी करेंसी चलेगी? सेकंड करेंसी। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट करेंसी हर कोई देना नहीं चाहता, क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल है, बाहर भी चलती है। फर्स्ट जैसे ही आप सेकंड करेंसी में कन्वर्ट कराते हो, आप उसको वापस फर्स्ट में नहीं करा सकते। तो इससे ये हुआ कि आपके पास जो पैसा था सेकंड करेंसी में, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते थे फर्स्ट करेंसी में, आप उसके अगेंस्ट डॉलर नहीं ले सकते थे। तो लोगों के पास एक तरीके से बैरियर लग गया देश से जाने का, लेकिन देश से आने वालों के लिए सुविधा थी। और टूरिस्ट ने अगर आके सेकंड करेंसी में कन्वर्ट करा लिया, तो वापस कभी वो करा नहीं सकता, तो उसका सारा पैसा वेस्ट है अगर वो क्यूबा से वापस जाएगा। तो ऐसे ऐसे कुछ इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाए, लेकिन काफ़ी चीज़ें ओपन भी कर दी थी, जिससे स्टिल लोग खुश नहीं थे। तो आज एक टाइम ऐसा आया है, मतलब मैं 2020 या 21 की बात करूँ, कैस्ट्रो साहब ऐसे हमारे नहीं रहे हमारे बीच में, बड़ी दुख की बात है। गवेरा साहब की अलग कहानी है कि उनका सर्वनाश हो चुका है। क्या हुआ क्या? गवेरा के साथ क्या हुआ और कैस्ट्रो के साथ क्या हुआ? गवेरा को पकड़ा गया था, कैस्ट्रो को तो शायद मैं सुनता हार्ट अटैक आया था। गवेरा असली का वाले मेरे को, को याद असली नहीं। वाला। तो अब ये क्या मैं 100% क्रेडिबिलिटी है कि इस बात की कि जो लास्ट में था वही असली वाला था? मतलब देखो, मैं ऐसा वो बंदा नहीं हूँ कि फिडेल तो देखो मरा है, जो क्योंकि इसकी उसके हर बात बाद में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फेंकता रहता है। मैं बस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक पॉइंट ये था जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कि जो हमारे फिडेल साहब थे या कोई भी बंदा जब पावर में आता है, तो उसका पावर का गुमान हो जाता है। तो कई लोगों ने माना कि फिडेल साहब के साथ भी यही हुआ, इन्होंने लिटरली अपने लोगों के साथ क्या हो रहा है नहीं मतलब था, ये खुद अपना पार्टीज में शो ऑफ में एकदम ठाट बाट में गॉड फादर की तरह छड़ी वड़ी लेकर एकदम कुड़ियों को नाल लेके अपना। खैर, फिडेल साहब की 2016 में डेथ हो गई। लेकिन आज के टाइम क्यूबा एज अ कंट्री उसने ये देखा है कि कम्युन एज अ कम्युनिस्ट, कम्युनिज्म की यहाँ बात करते हैं हम लोग, कि क्या हमने सीखा उससे। कम्युनिज्म थ्योरी भी अच्छी है, लेकिन जब सत्ता या पावर किसी एक पर्सन या एक संस्था के हाथ में आती है, हमेशा चीजें बिगड़ती हैं। अब यही पॉइंट क्रिटिसाइज करा था लोगों ने, जब हमारा कैपिटलिज्म के बारे में यूएस ने बहुत झंडे फैलाए थे कि भाई हम तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। चाहे वो प्योर कैपिटलिस्ट, सॉरी प्योर, प्योरली डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक थे, लेकिन प्योरली कैपिटलिस्ट नहीं थे। दे वर अ मिक्स ऑफ कैपिटलिज्म 80% प्लस 20% ऑफ सोशलिज्म। हाँ, वो तो लेकिन उन्होंने स्पेक्ट्रम बहुत है, वो तो स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम है, 100% पे कोई भी नहीं रहा है। तो ये देखा गया आफ्टर अ लॉन्ग टर्म कि जैसे क्यूबा एज अ कंट्री की बहुत वहाँ तबाही मची है, वहाँ पे लोग लिटरली ग्रो ही नहीं कर पाए हैं, डिस्पैरिटी थी है वहाँ पे। कम्युनिज्म कहते हैं कि डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन डिस्पैरिटी वहाँ रही लोगों में। हम्म, वहाँ पे गवर्नमेंट या जो सीनियर ऑफिशियल्स थे सिर्फ वही पावरफुल थे। वहाँ के बंदों पे लिटरली मतलब ना हेल्थ केयर अच्छा था, कहने कौन पेपर हेल्थ केयर था, मिलिट्री ट्रेनिंग अच्छी नहीं थी, और मिलिट्री को तो वहाँ जब ट्रेनिंग अच्छी नहीं थी तो मिलिट्री वहाँ पे इतनी कोई यूज में आती भी नहीं थी। बस यूएस से बचाने के लिए रहते थे ये लोग। और यहीं इसके अगेंस्ट जब यूएस को लोगों ने स्टडी करा, दे रियलाइज कि कैपिटलिज्म में काफी बेनिफिट हैं, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये देखा गया कि जब पावर से कुछ ही लोगों के हाथ में आती है, और उस और अगर जैसे कोई कमोडिटी है और एक कमोडिटी बनाने वाली अगर एक ही कंपनी है, अगर हम्म, सरकार होगी उसको बनाने वाली, तो जैसी भी क्वालिटी होगी लोगों को लेना ही पड़ेगा, लोगों के पास कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर यही चीज प्राइवेट के पास भी आती है हाथ में, और अगर प्राइवेट के पास आई, तो एनीवेज प्राइवेट में एक एक बंदा तो खड़ा नहीं होगा, दो होंगे, उबर आई है तो ओला भी आएगा, डेंजो भी आएगा, बहुत लोग आएंगे। जब मार्केट में कंपटीशन होगा तो क्वालिटी हमेशा बेटर होती है। जब क्वालिटी बेटर होगी, आपके पास ऑप्शन होंगे, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हम्म, लोग मेहनत भी करेंगे, लोग कमाएंगे भी। ये चीज़ एक साइकिल है, एम्प्लॉयमेंट भी रेज हो रहा है, लोग कमा भी रहे हैं। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चाहती भी है कि आप फैसिनेट हो चीज़ों से, आप खर्चे करो। वो तो चाहते हैं कि साइकिल चलती रहे, रुकनी नहीं चाहिए। डिमांड ही देखा नहीं जाए होगा तो साइकिल सप्लाई का में, फायदा क्या है? एग्जैक्टली देखा जाए तो वो साइकिल क्यों रोकेंगे? अगर साइकिल रुकी, तो जो ऊपर के कुछ रिसोर्सफुल लोग हैं जो पावर में हैं, उनकी पावर ही नहीं रहेगी फिर। तो वो पावर को रखने के लिए साइकिल को हमेशा चलाएंगे। और इस वजह से काफी लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आके खुश हैं। अगर आप मेहनत करोगे, यू ट्राई योर बेस्ट, अपना लक लगाओ या मेहनत करो, अगर आप कैपिटलिस्ट में हो, यू विल सक्सीड। अगर आप सिर्फ कम्युनिज्म, जो देखा गया है, आप सक्सीड नहीं कर पाओगे अगर पावर सिर्फ एक हाथ में जाती है।
अब यहीं पे मैं अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया ने, ठीक है, नेहरू जी हमारे इंडस्ट्रीज के सपोर्ट में बहुत थे, क्रांतिकारी बहुत थे, कई लोग मानते हैं उनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थ्योरी को, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक चीज कर रखी थी देश में कि जितनी भी चीज होंगी देश में बनेगी, ठीक है, चाहे वो बाहर की कंपनी के थ्रू भी आई हो। अगर कोक वगैरह भी बन रही है, कोई इंडियन कंपनी बनाएगी, ठप्पा उनका होगा, अभी भी इंडिया में यही होता है, लेकिन सारी कमाई कौन लेके जाएगा? गवर्नमेंट। कोई भी धंधा आप खोलोगे उसका हिस्सेदारी गवर्नमेंट की होगी बीच में। आप गाड़ी बनाने की भी कंपनी खोल रहे हो, आपकी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होगी। तो लोगों को लग रहा था कि यार हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं, हमारी जेब में आ नहीं रहा है, सारा पैसा गवर्नमेंट को जा रहा है और गवर्नमेंट से हमें बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम क्यों करें? फिर धीरे धीरे फिर हमारा फिर ग्लोबलाइजेशन, ये हमारे लिबरलाइजेशन। ये लिबरलाइजेशन आया। लिबरलाइजेशन आया, लोगों ने फिर प्राइवेटाइजेशन हुआ, काफ़ी चीज़ें लोग के हाथ में गई, सरकार के हाथ से हट के धंधे बंदे लोग के शुरू हो गए। बहुत लोगों का नुकसान हुआ जब विदेशी लोग मार्केट में आए। लोग अप जब लोग का सब कोई ऑप्शन ही नहीं है, इंडिया की एक कोई कंपनी है सालों से वही चल रही है, तो लोग वही लेंगे। कंचे की बोतल अगर बन रही है, आपके पास अगर और कोई मार्केट में कोई कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल नहीं है, आप कंचे की बोतल ही पियोगे ना, जो है आप उसी में गुजारा करोगे। अगर आपके पास ऑप्शन होंगे तो आप हमेशा कोशिश करोगे कि जो फ्लेवर आपको सूट कर रहा है, ना कि जो फ्लेवर सरकार आपको पिलाना चाह रही है। तो यही जैसे टीवी इंडस्ट्री में हम बात करते हैं, जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे अपने फर्स्ट एपिसोड में कि टीवी इंडस्ट्री में क्या हुआ है। अभी तक हम देखते हैं कि नेटफ्लिक्स क्यों इतना डोमिनेट कर चुका है। अब पावर कंज्यूमर के हाथ में है, पावर ब्रॉडकास्टर के हाथ में नहीं कि आपको क्या दिखाना चाहता है, अब आपके पास है कि आप क्या चुनना चाहते हो। तो ये सब कैपिटलिज्म की वजह से हमें सब जब मेरे सुख पास मिले हैं। वर्ल्ड की लाइब्रेरी है, तुम चित्रहार क्यों देखूं? वही, वो लोग क्यों चाहें कि हम क्या देखें, चाहे उसमें काफी मजा भी है उस चीज का कि हमें इतनी हेडेक नहीं लेनी। अभी आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज आते हैं कि भाई क्या देखें, नेटफ्लिक्स खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन क्या, लेकिन वो एक सेकेंडरी टॉपिक है। अब जब चीज आई है उसके बेनिफिट भी देखते हैं हम लोग। तो इस पे स्टडी से ये, मतलब मैं अगर स्टडी पॉइंट्स लूँ मैं, तो डेमोक्रेट कम्युनिज्म एज अ थ्योरी इट्स गुड, सबका साथ सबका विकास अच्छा है, लेकिन जहाँ भी कम्युनिज्म चलेगा वहाँ पे डिक्टेटरशिप आती है, ठीक है। दूसरा ये देखा गया, अगर डिक्टेटरशिप आई, आपसे कितने अच्छे बंदे हों, शायद ही कोई रहा हो हिस्ट्री में, मेरे को नहीं पता है, जिसका पावर आते ही वो पावर का मिसयूज ना करा हो, या पावर को उसने सिर्फ अपने फेवर या अपने कुछ साथियों के फेवर के लिए रखा हो, जो सब तक पहुंचा ही ना हो। तो ये देखा गया है। और यही चीज जितना कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया गया था, और आज देखा जाए सारे कंट्रीज धीरे धीरे कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर चुके हैं। जर्मनी ले लो, जर्मनी हाँ, पहले मतलब की वो तो, कंट्री है, हाँ, कैपिटलिज्म की तरफ जाते जा रहे हैं। कम्युनिज्म हैड अ फॉल इन 1991 आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर। एग्जैक्टली exactly. इंडिया में भी अब देखा जाए, हम जैसे कई चीज़ों में क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन अगर आप मॉडल देखोगे हमारी करंट गवर्नमेंट का, थिंग्स आर गोइंग टूवर्ड्स अ कैपिटलिज्म इकोनॉमी। हम एक सोशलिज्म कम करके हम कैपिटलिज्म ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया में नो डाउट काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो सोशलिस्ट कंट्रीज वाली होनी चाहिए, लेकिन दे आर नॉट दैट गुड आज के टाइम में। जब वो बनाई गई थी शायद तब अच्छी थी, आज के टाइम इतनी रिलेवेंट नहीं है। हाँ, पीपल हैव रियलाइज्ड, बट डू यू थिंक दैट हैविंग अ प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज गुड? सब कुछ अगर प्योर, प्रॉफिट एनी टाइम प्रॉफिट फोकस कॉरपोरेशंस के पास हो तो? I myself in support of socialist economy with capitalism. सो मतलब तुम ये कहना मतलब चाह रहे हो कि जो भी ह्यूमंस की बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, ये सोसाइटी, मतलब गवर्नमेंट पूरी करे। गवर्नमेंट या और जो भी हमारे को लीड कर रहा है, हाँ, देयर प्रोवाइडर्स, बट स्टिल लोगों के पास एक पावर होनी चाहिए जो अपनी मेहनत से ग्रो हो। आप कितना भी, चाहे मेरी बात लोगों को बुरा लगे, 100% हम मार्जिन खत्म नहीं कर सकते, ना हमें करना चाहिए किसी भी कम्युनिटी डिफरेंस में। जैसे हम गरीब राइस की बात करते हैं, अगर हर चीज़ अगर आप सोचोगे कि आप सबको इक्वल लेवल पे ले आओगे, जैसे कम्युनिज्म की हम बात करते हैं, तो जो बंदा मेहनत कर रहा है वो सोचेगा भाई मैं क्यों करूँ, जब अगला बंदा याशी बैठ के उसको भी मिल रहा है हक अपना। कम्युनिज्म थ्योरी वहाँ ब्रेक कर जाती है। तो जो तेरा क्वेश्चन था कि क्या कैपिटलिस्ट होना सही है, मैं कहूँगा कि 100% कैपिटलिज्म गलत है, सोशलिज्म होना जरूरी है। वरना अगर 100% कैपिटलिज्म आ गया तो भाई हर कोई मनी माइंडेड, मनी ड्रिवन मार्केट हो जाएगी। अगर आप किसी भी चीज़ को जज करोगे तो सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में करोगे, कोई रिश्ता भी होगा तो आपके लिए सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में रह जाएगा वो। तो सोशलिस्ट होना ज़रूरी है भाई, हम लोग इंसान है। एक एक आउटकम और मेरा ये था कि मैं जब बहुत पहले स्टडी कर रहा था कि जो हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, दे डू वर लिविंग इनटू दिस सोशलिस्ट, दे वर नॉट हैविंग एनी लीडिंग कमांडर, उनका कोई सरकार या कोई सिस्टम नहीं था। अगर आप 10,000 BC या 8,000 BC के जो आज निकल के आ रहे हैं इंडस वैली के,
तो ये पता लगा है कि उस टाइम ये लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी में रहते थे, हाँ मतलब ये देखो सब मिलके एक करते छोटी थे कम्युनिटी में कम्युनिज्म या सोशलिज्म इम्प्लीमेंट करना एलसिफली, हाँ आसान है। बहुत ईजी है, बड़े में आप नहीं मैनेज कर सकते। जैसे आप ट्रिप पे जाओगे, ट्रिप में हम्म, 3 लोग तक जाएंगे तो ठीक है, आप चीजें आपस में डिस्कस करके ट्रिप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। जहाँ पे ट्रिप में आपके पास 5 10 15 लोग हो गए, आप सबके पॉइंट से लेकर ट्रिप नहीं अच्छे से कर पाओगे। हो सकता है किसी को कोई जगह अच्छी लगे, किसी को नहीं लगे, कोई हम्म, एडजस्ट करने वाला बंदा होगा, कोई एकदम बागी हो जाएगा। हम्म। तो क्लैश ऑफ टाइटन्स होते हैं हाँ और इसीलिए होंगे। मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ। सो गाइस दिस वाज आवर एपिसोड ऑन क्यूबन रेवोल्यूशन। सो यहाँ पे सचिन ने मुझे समझाया कि क्यूबन रेवोल्यूशन का स्टार्ट कैसे हुआ, वहाँ पे क्या क्या हुआ और उसका आफ्टर मैथ क्या हुआ पूरे वर्ल्ड पे। हमने देखा कि जब एक्चुअल एप्लीकेशन होता है कम्युनिज़्म का वर्ल्ड में, तो क्या वो आइडियलिस्टिक रहता है या फिर वो एक अलग ही बास्टर्डाइज फॉर्म में चला जाता है, जहाँ पे जिसको एम करके ये सिस्टम बनाया गया था वो उसका क्या हाल होता है। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। सदा सेक्सी रहो, शुक्रिया मेरे फ्रेंड्स, मेरी जान।